Hi everyone, in last video we have covered the governance system of Ghatna Chakra. Now moving towards the next topic, that is the state and the union territories. That is the next topic in your polity and governance book of Ghatna Chakra. So I have noted down the important points. These are some notes as we have done in the previous video. So yeah. How many princely states were there? And the 552 princely states were there. Okay, 549 joined India and rest Hyderabad, Junagadh and Kashmir refused to join. Two choices were there ना एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट. एक तो था कि आप या तो प्रिंसली स्टेट ज्वाइन कर लीजिए या ज्वाइन इंडिया कर लीजिए या प्रिंसली स्टेट कर लीजिए और बी इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर ने रिफ्यूज कर दिया ज्वाइन करने से. उसके बाद ये हुआ तो स्टेट रिफॉर्मेशन. जूनागढ़ बाय द मिलिट्री एक्शन, ठीक है, इंडिया की टेरिटरी में आया. सॉरी, हैदराबाद बाय द मिलिट्री एक्शन. जूनागढ़ थ्रू रेफरेंडम, ये रेफरेंडम के थ्रू इंडिया की टेरिटरी में आया. एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. ठीक है, अब है वर इंक्लूडेड इन इंडियन यूनियन. ठीक है, ये तीनों इस तरीके से आपके इंक्लूड हुए इंडियन टेरिटरी में. ठीक है, अब आ जाते हैं आर्टिकल 1, दैट इज इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट. ठीक है, एज वी ऑल नो. आर्टिकल 3, दैट इज क्रिएट न्यू स्टेट्स. पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट वेस्टेड इन द पार्लियामेंट. ठीक है, तो सो पार्लियामेंट कैन कर्व आउट अ न्यू स्टेट. ठीक है, सो दिस पावर वेस्टेड टू दी पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी न्यू स्टेट क्रिएट कर सकती है. आर्टिकल 2, पार्लियामेंट बाय लॉ, लॉ के थ्रू पार्लियामेंट एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट. या तो वो किसी यूनियन में ऐड कर सकती है या फिर एक पूरा अपना स्टेट ही इस्टेब्लिश कर सकती है. ठीक है, regarding state creation, separation, names and all power is vested with the parliament. या तो स्टेट का क्रिएशन हो या सेपरेट करना हो या नाम बदलना हो, और ऑल दी पावर इज वेस्टेड विद द पार्लियामेंट. ये सब पावर किसके पास है? दिस इज वेस्टेड विद पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के पास है. ठीक है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स रिक्वायर्ड. किसी भी न्यू स्टेट का क्रिएशन, इसके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लगता है? दैट इज द सिंपल मेजोरिटी. ठीक है, सिंपल मेजोरिटी. विद सिंपल मेजोरिटी पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट. ओके, कंसेंट ऑफ द स्टेट. स्टेट का कंसेंट जरूरी होता है? नो, नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल्टरिंग इट्स बाउंड्रीज. ठीक है, मतलब अगर आपको बाउंड्रीज ऑल्टर करनी है स्टेट की तो स्टेट का कंसेंट consent is not required, require नहीं है to constitutional provision. according to constitutional provision के according state का consent required नहीं है अगर आप उसकी boundaries alter कर रहे हैं. ठीक है, article 3, name of the state can also be changed. As you all know that name of the state can also be changed. Increase, decrease, alter the boundaries, alter the name. ठीक है, these all are included in the article 3. Moving ahead, article 2 is to establish new state. अब देखिए, इंक्रीज करना है एरिया, डिक्रीज करना है, बाउंड्री ऑल्टर करनी है और नेम बदलना है. ये तो आर्टिकल 3 में आ जाता है. और टू स्टैब्लिश अ न्यू स्टेट, ठीक है, अगर एक नया ही स्टेट स्टैब्लिश करना है ये आर्टिकल 2 में आता है. मतलब कि एग्जिस्टिंग स्टेट में अगर कुछ करना है जैसे कि इंक्रीज, डिक्रीज, ऑल्टर दी बाउंड्री, ऑल्टर दी नेम, तो वो तो आर्टिकल 3. आर्टिकल 3 इज ऑल अबाउट existing state, changes in existing state. ठीक है, आर्टिकल 3 इज ऑल अबाउट. अगर establish करना है दैट इज with the help of article 2. ओके, अब ये है एस के धार कमीशन. ये क्या था? ये इसमें इन्होंने कहा था कि रादर देन लैंग्वेज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. ठीक है, इन्होंने प्रेफरेंस दिया था किसको? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ना कि लैंग्वेज को. अब ये देख लेते हैं कौन कौन स्टेट इन फेवर में था
ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लैंग्वेज बेसिस, लैंग्वेज के बेसिस पर फेवर में कौन था कि स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसके फेवर में कौन कौन था? कांग्रेस कमेटी थी, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार भाई पटेल थे और ये सीतारमन, पिटाभी सीतारमन। ठीक है, नॉट इन द फेवर ऑफ, सॉरी, नॉट इन द फेवर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लैंग्वेज, मतलब कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इसके अगेंस्ट में कौन, मतलब कि नहीं होना चाहिए लैंग्वेज के बेसिस में, ये किस किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने कहा था और पिटाभी सीतारमन ने कहा था कांग्रेस कमेटी की, नॉट इन द फेवर ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, अब स्टेट इन इंडिया, इंडिया में स्टेट की क्या सिचुएशन है, क्या करनी? दैट नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ठीक है, अब क्या है कि आपके पास राइट नहीं है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का, क्योंकि ये पावर्स जो है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। 14 states and 6 union territories state reorganization commission that was on 1956 on the recommendation of फजल अली। तो फजल अली की जो रिकमेंडेशन थी ऑफ द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें क्या था? 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है, और ये कब आया था फजल अली कमीशन? दैट वाज ऑन 1956। तो हमको ये याद, 3 पॉइंट्स में याद रखने हैं हमें कि फजल अली कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी स्टेट फॉर्मेशन की, उसमें वो कब आई थी? 1956 में आई थी, और उसमें क्या था? 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थे। ठीक है, ये याद करना है, इससे क्वेश्चन आएगा। अब क्या है? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है? दैट दिल्ली गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली इज गिवन द स्टेटस ऑफ national capital region by which amendment act? That is 69th amendment act। ठीक है, अब आ जाते हैं ईयर्स और यूटीज। अब ये देख लेते हैं, अब इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आपको अरेंज करने के लिए आ जाएगा, तो वो देख लेते हैं। लक्षद्वीप 1956, दादरा एंड दमन, सॉरी दमन एंड दीव है ये, दमन एंड दीव 1962, चंडीगढ़ 1966 एंड दादरा एंड नगर हवेली दैट इज 1961। ये आपको डेट्स याद करनी पड़ेंगी एनी हाउ। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, दैट इज सिंस 26 जनवरी 2020 क्या है? सिंस, जस्ट अ सेकंड, यहाँ क्या लिखा हुआ है? इट इज रिटन बोथ। ठीक है, यहाँ बोथ लिखा हुआ है। So, since 26th of Jan 2020, both Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli integrated। 2020 से ये दोनों जो हैं वो इंटीग्रेट हो गए हैं। ठीक है, मतलब कि ये देखिए आप, ये दोनों, एक 1962 में फॉर्म हुई थी, एक 1961 में, ये दोनों इंटीग्रेट हो गई हैं फ्रॉम 2020। ठीक है, आर्टिकल 240, आर्टिकल 240 ये कहता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर टू मेक रेगुलेशन फॉर पीस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि इट इज गिवन इन द आर्टिकल 240 दैट द president can make rules and regulation for peace of good governance of union territories। ठीक है, तो who has the power? President has the power। okay, दादरा एंड नगर हवेली अंडर कंट्रोल पोर्टुगीज, दादरा और नगर हवेली किसके कंट्रोल में थी? पोर्टुगीज के कंट्रोल में, जो कि 1954 तक थी। ठीक है, गोवा अटेन फुल स्टेटहुड, गोवा ने फुल स्टेटहुड कब अटेन की? That was on 1987। okay, Diu Island is Gulf of, in the Gulf of Khambat। ठीक है, दमन एंड दीव सेपरेटेड फ्रॉम गोवा, पहले दमन एंड दीव वाज आल्सो इंटीग्रेटेड विद द गोवा, बट ये सेपरेट हो गए with the help of, with the 56th amendment act। ठीक है, तो दमन एंड दीव गोवा से सेपरेट फ्रॉम बाय विच एक्ट है ना? बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? दैट इज फ्रॉम with the help of 56th amendment act। okay, सिक्किम स्टेट ऑफ इंडिया अंडर 36th amendment act, सिक्किम जो था वो इंडिया का स्टेट बड़ा बना कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? दैट इज
36th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और ये कौन सा स्टेट बना था? सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट, ठीक है। 22वां स्टेट बना था सिक्किम इंडिया का, ठीक है। हरियाणा 1966 में बना हुआ था, गोवा 1987 में, झारखंड 2000 में, तेलंगाना एज वी ऑल नो 2014 में, सिक्किम 1975 विद द हेल्प ऑफ 35th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 36th अमेंडमेंट एक्ट। अरुणाचल प्रदेश 1987, छत्तीसगढ़ एमपी से कब अलग हुआ था? 2000 में, और झारखंड बाय बिहार दैट इज आल्सो इन द ईयर ऑफ 2000, ओके। तो ये आपको एनी हाउ याद रखने, यहाँ दे रखा है आपका उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड कब फॉर्मेशन कब हुआ था? दैट इज ऑन 2000। नागालैंड 1963, मेघालय 1972, हिमाचल 1971, आंध्र प्रदेश 1953, राजस्थान 1958, महाराष्ट्र 1960। एनी हाउ फ्रेंड्स, आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप इसको रिटेन कर पाएंगे और आप उसको रिवाइज करते रहना है, बिकॉज कोई और ऑप्शन है नहीं इसको मेमोराइज करने का। मैसूर रीनेम्ड एज कर्नाटका, कर्नाटका का पहले क्या नाम था? मैसूर, ठीक है। कमीशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लैंग्वेज, लैंग्वेज के ऊपर जो कमीशन आया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का, वो कब आया था? दैट इज on 1953 December 29, ठीक है। We have to be very particular about the dates because it's PCS, UP PCS. It is very particular about the dates. They ask the dates also. Okay, Punjab, West Bengal, Assam on 15th August 1947 became province and state on 26 जनवरी 1950। 1947 में तो पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम ये था क्या था? प्रोविंसेस बन गए। उसके बाद स्टेट ये कब बने? दैट इज ऑन 26 जैन 1950, ओके। 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड इट्स फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट किया था, दैट वाज the Andhra Pradesh. Andhra Pradesh was the first state who was created as the first linguistic state. ठीक है, that was on 1953. एक बार और देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश was the first linguistic state to be made on the recommendation of linguistic basis. तो that was in the year of 1953. अब 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था एक, दैट वाज इन नागपुर। ये सेशंस भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था इन नागपुर, ठीक है। तो ये तो हमने PYQ जो थे उसके नोट्स किए थे। अब जो क्वेश्चन जो पैराग्राफ दे रखा होता है बुक में वो देख लेते हैं। ये देखें, State and Union Territories. So, Indian Independence Act 1947 led to the formation of two Indian and separate union nation. क्या हुआ? टू इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट सोवरेन नेशन बन गए ना 1947 एक्ट में। क्या? इंडिया एंड पाकिस्तान दो सेपरेट आपके इंडिपेंडेंट और सॉवरेन नेशन बन गए, इंडिया और पाकिस्तान। द प्रिंसली स्टेट्स वर प्रोवाइडेड 3 ऑप्शन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 3 ऑप्शन प्रोवाइड किए थे, या तो आप इंडिया को ज्वाइन करो या पाकिस्तान को ज्वाइन करो या फिर टू बी इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है। देयर वर 552 प्रिंसली स्टेट्स विद इन द इंडियन टेरिटरी। कितने प्रिंसली स्टेट थे इंडियन टेरिटरी में? 552 आउट ऑफ 549 जो थे वो उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। वेयर एज दी 3 हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, अभी हमने ये सब पढ़ रखा है तो ये वही है। इसके PYQ ये रहे, तो देखिए आप कितने PYQ हैं इससे। अच्छा, ये देख लेते हैं क्वेश्चन। इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन।
किस में है ये? आर्टिकल 3 में। अभी मैंने आपको बताया था ना कि न्यू स्टेट जो है वो किसके प्रोविजन में आएगा? आर्टिकल 3 के प्रोविजन में आएगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग ऑफ इट्स टेरिटरी from any state or by uniting two or more state or part of the state. ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 2 हैज द पावर टू एस्टैब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट और एडमिशन जो है मतलब कि पूरा का एक नया ही स्टेट बनना है, वो है आर्टिकल 2 में। और अगर क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर विच द फॉलोइंग क्रिएट अ न्यू स्टेट कोई क्रिएट करना है, ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज, ऑल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, तो ये सब आ जाएगा आर्टिकल 3 में। ठीक है, अब ये पावर टू कर्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड विद द पार्लियामेंट। तो ये पीवाईक्यू आप देख लीजिएगा। ये देखिए, ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। ये भी यूपीपीसीएस 2013 का है, ये भी यूपीपीसीएस 1990 का है। तो वी कैन से दैट दिस चैप्टर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीपीसीएस। देखिए, ये भी यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस। ठीक है, तो क्वेश्चन हैज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। देखिए, यूपीपीसीएस प्री 2023, इसको देख लेते हैं। That is the assertion and reason. The president can recommend to the parliament to change the boundary of any state after seeking views of the concerned legislature of the state on the subject within the specified period. ठीक है, assertion ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। अब रीजन देख लेते हैं इसका। It is not mandatory for the president to accept the proposal of the concerned state legislature. देखिए, ये है तो सही, बट इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कैसे? प्रेसिडेंट रिकमेंड कर सकता है पार्लियामेंट को टू चेंज दी बाउंड्री आफ्टर दी, मतलब जो कंसर्न जैसे चेंज करनी है बाउंड्री, उसका स्टेट लेजिस्लेचर उसको से कंसर्न करने के बाद ये कर सकता है। बट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो ये इसका रीजन नहीं है। ठीक है, सेकेंड तो ऑप्शन देखते हैं B, that is both A and B are true, A and R are true, but R is not the correct explanation. So पढ़ लेते हैं। According to the Article 13 of the Indian Constitution, Parliament of India can form new state. ठीक है, एक नया स्टेट तो पार्लियामेंट बना सकती है by separation of a territory from any state, but Parliament has the power to increase or decrease the area. It can diminish the area. ये अभी वही है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं एक्सप्लेनेशन में। अब आप ये देख रहे हैं यूपीपीसीएस, 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 यहाँ ये छत्तीसगढ़ पीसीएस दे रखा है। तो ये सारे यूपीपीसीएस के, आप देखिए आप इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि यू कैन सॉल्व इट लेटर बाय योरसेल्फ। I have explained you quite enough so that you can easily attempt the PYQs. You can see here that UP lower subordinate, UPPCS pre. So these are the important questions from the chapter state and union territories. Okay, UPPCS, UPPCS, UPPCS. उत्तराखंड स्टेट, अभी हमने ये पढ़ा था उत्तराखंड कब क्रिएट हुआ था? दैट वाज इन द ईयर ऑफ 2000। ये सब दे रखे हैं आपको, यही रिवाइज करना है इसमें। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द सिटीजनशिप। तो इसको पढ़ लेते हैं। सिटीजनशिप कौन से पार्ट में आता है? आप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं इसमें सिटीजनशिप में? आर्टिकल 5 से लेके 11 तक इज कंसर्न अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओके, सो इंडिया like Britain adopted the system of single citizenship. As we all know that India has the system of single citizenship. Article
11 empowers the parliament for making laws regarding citizenship. ठीक है, आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग लॉज बना पाए. ठीक है. The Indian Citizenship Act was passed by the British Parliament in 1955. Sorry, यहाँ पे it was missing. That is 1955. It prescribes. अब 1955 में 5 तरीके दे रखे हैं टू acquiring citizenship by birth, by descent, by registration, by naturalization, by incorporating of territory. ठीक है, ये 5 तरीकों से आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की. द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 prescribes 3 ways ऑफ लूजिंग द सिटीजनशिप. 5 तरीकों से एक्वायर कर सकते हो, 3 तरीके से लूज भी कर सकते हो. आप कैसे लूज कर सकते हो? बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन और बाय डेप्रीवेशन. ठीक है, तो इन 3 तरीकों से आप लूज भी कर सकते हो सिटीजनशिप और 5 तरीकों से आप गेन कर सकते हो. ओके, आर्टिकल 6 provides for the right of citizenship of certain person who have migrated to India from Pakistan. जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट किया गया है, आर्टिकल 6 talks about those people. ठीक है. आर्टिकल 7 provides for the rights of citizenship of certain migrants to Pakistan. आर्टिकल 7 बात करता है the person who has migrated to पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए. ठीक है. आर्टिकल 8 प्रोवाइड्स फॉर द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग, जो कि है तो इंडिया से ही ओरिजिनेटेड बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम that is who is residing outside इंडिया. ठीक है, जो इंडिया के बाहर रह रहा है. पर्सन वॉलेंट्री एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट. अगर किसी ने जान पूछ के फॉरेन की सिटीजनशिप एक्वायर की है मतलब, तो दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल 9. ओके, सो यही सब है इसमें. देखिए आप, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये भी पढ़ लेते हैं. पास्ड बाय द पार्लियामेंट दिसंबर 11 19. अब इसने क्या अमेंड किया था जो इतना सब कैओस हुआ था, वो किस बेसिस पर हुआ था? इसने इट अमेंडेड द सिटी, इसने 1955 का सिटीजनशिप एक्ट अमेंड किया और उसमें क्या है कि प्रोवाइडिंग इंडियन सिटीजनशिप फॉर इलीगल माइग्रेंट, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं ऑफ हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन. ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है, तो उनको सिटीजनशिप देने के लिए. और मुस्लिम्स आर नॉट मेंशन्ड इन दिस एक्ट. ठीक है, तो पाकिस्तान के और बांग्लादेश के जो सिख, हिंदू, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन हैं, जो कि रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जो 31 दिसंबर और 2014 से पहले इंडिया आई हैं, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की. ठीक है, ड्यू टू रिलीजियस प्रोसिक्यूशन. अब इसमें स्टेट में क्या क्या है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान. ठीक है, मुस्लिम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस एक्ट, ये मैंने अभी आपको बताया. द एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम Jan 20 to 10 जनवरी 2020. ओके, अब ये जो एक्ट है, दिस एक्ट इज नॉट अप्लाई टू द is not applied to the tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura, which are included in the 6th schedule or schedule of the Indian Constitution. This act does not apply even the area coming to the inner line permit under Bengal Eastern Frontier Regulation. इसके अंडर भी नहीं आता है ये. इसके नोट्स बनाए थे वो देख लेते हैं. ये रहा. Provision related to citizenship mentioned in part 2nd. Article 11, Parliament has rights and power to regulate the right of the citizenship. Article 2019 में एक्ट आया था, सिटीजनशिप एक्ट. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 टू ग्रांट सिटीजनशिप किस किस को मिलेगी?
presented minority groups of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. और इस minority groups में कौन कौन आता है? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज and Christians. If the question will be there in the question paper of UPPCS or RO, तो they can be asked like which of the following minorities are covered in the article इन दी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. तो आपको यहाँ ऑप्शन में दे देंगे, कोई एक आपको ऑप्शन में मुस्लिम्स भी रख देंगे, बट मुस्लिम्स आर नॉट इंक्लूडेड हियर. 5 ways ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप ये हमने पढ़ लिया. 3 ways ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप ये भी हमने पढ़ लिया. आर्टिकल 6 क्या बताता है? जो कि इंडिया आए हैं पाकिस्तान से उन माइग्रेंट्स की बात करता है. और आर्टिकल 7 बात करता है जो कि पाकिस्तान गए हैं इंडिया से. ठीक है, माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान. आर्टिकल 8 क्या कहता है? जो कि है तो इंडियन ओरिजिन बट रिजाइडिंग आउटसाइड द इंडिया. आर्टिकल 9 वॉलंटरी आप किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लें. ओके, कौन सो यू वुड बी क्या? देन यू वुड बी डिवॉइड ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. ठीक है, renunciation हो जाएगा. Constitution of India provided single citizenship. Indian citizenship cannot be obtained by depositing money from Indian bank. So the next topic, that is the fundamental rights, we would be covering this topic in the next video. So keep watching the series of Ghatna Chakra and please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Or next chapter is fundamental rights. That is very important. We have other notes also of this chapter. इसको बहुत अच्छे से डिटेल में हम जाकर पढ़ेंगे ताकि ये आपका मेंस में भी हेल्प करे. उसके बाद फिर आपको फंडामेंटल राइट्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा. फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट सिर्फ इतने ही नहीं है कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. नहीं, उसके बियॉन्ड भी है. देयर आर आल्सो सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स. तो हम वो भी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में. सो please keep on watching my next video. Thank you so much.